तो आज के इस क्लास में हम बेसिकली एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि सीधे सीधे आपके जीके का ही पोर्शन है, या जो स्टैटिक जीके में भी यहां से क्वेश्चन पूछे उन चीजों को हम आसान आसान सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो है वो चीजें हार्ड चीजें नहीं है, डीप में नहीं हमें जाना है। ठीक है, तो यहां पर हम वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। चलो, जैसे यहां पर है आपका पहला क्वेश्चन है, देखो यार, कोई भी एक्ट होता है ना, उससे उसका एक बैकग्राउंड पूछता है। मैंने आप लोग को पूरा बताया है कि एमवीए जो है या मोटर व्हीकल एक्ट कब से शुरू हुआ, कहाँ तक चला है, अभी 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट क्या है। ठीक है ना, मैंने सारा चीज बताया है उसमें। उसके बाद में मैंने आपको सारा पेनाल्टीज और फाइन्स के बारे में बताया, उसमें हर एक आर्टिकल के बारे में मैंने बताया। जो भी आर्टिकल पूछेगा आपको फाइन से रिलेटेड आर्टिकल पूछता है। सारा का सारा आर्टिकल, किसी भी एक्ट का दुनिया का कोई इंसान नहीं रट्टा मार सकता, वो करोगे तो आप फंसोगे, है ना। वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने सेक्शंस हैं, वो सब आपके पेनाल्टी से बनता है। और मैंने क्लियरली बताया है कि कौन से सेक्शन में कौन सा पेनाल्टी होता है। सारे पेनाल्टी का हर एक सेक्शन उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप वो सेक्शन याद रखोगे। आप लोग क्लास में रहते हो यार, ये चीजें मैंने क्लियर कट बोला है कि इसके ये सेक्शन को याद रखना है, ये चीजें याद रखना है, उतना ही चीज पूछेगा। पूरा एक्ट को आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहे हो, या कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें को आपको नहीं वो याद रखना कि हर एक एक्ट सब सेक्शन ये सब चीजें वैसा पूछेगा। वैसे भी कोई बना ही नहीं पाएगा, वो कोई कर ही नहीं सकता। सिंपल सा मतलब ये है कि जो बेसिक चीजें हैं वही आपको जानना है। जितने भी उसमें रोड साइन भी है, उसमें एमिशन भी है, उसमें स्पीड लिमिटेशन भी है, क्या क्या पूछेगा उसमें से, है ना। तो समझने की कोशिश करो। मोटर व्हीकल एक्ट को आप ऐसा मत सोचो कि उसका हर एक सेक्शन आपको याद रहना चाहिए या वहां से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितने भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो सब पेनाल्टी सेक्शन का है, वो सारे सेक्शन आपको याद रखना है। चलो, यहां पर जो है हम बात कर रहे थे क्या होगा, ये क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर्स जन गण मन हैज बीन अडॉप्टेड एज इंडियन नेशनल एंथम, हाउ मेनी स्टेंजास ऑफ द सैड सॉन्ग वेयर अडॉप्टेड। मतलब कि जो उसमें गाना, मतलब कि जो हमारा जन गण मन जिसको हम राष्ट्रगान कहते हैं, उसमें कितने पैराग्राफ को जो है लिया हुआ है। स्टेंजा का मतलब यहाँ पर बोलना चाहिए कि कितने जो है पैराग्राफ को लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जो क्या बोलना चाहिए, जन गण मन है वो हमारा नेशनल एंथम है, और उसमें से कितने पोर्शन को लिया गया है, ये चीज आपको क्वेश्चन में यहां से पूछ रहा है। ठीक है, किसी को आइडिया है इसके बारे में। ऑप्शन है ओनली फर्स्ट स्टेंजा, पहला जो पैराग्राफ है उसी को लिया गया है। पूरे सॉन्ग को लिया गया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे तीसरे और चौथे स्टेंजा को लिया गया है। आपको डी ऑप्शन दे रहा है, पहला और सेकंड स्टेंजा को लिया गया है। ये आप लोगों ने बचपन से ये गाते आए हैं, और बचपन से हम लोगों ने इसके बारे में सुना भी है। ठीक है, तो ये जना गना मना जो नेशनल एंथम है, इसमें टोटल जो है बोला जाता है कि इसमें एक ही स्टेंजा को लिया गया है, और इसमें कुल मिलाकर के अलग अलग जो है स्टेंजा इसमें है। मतलब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया था उसमें टोटल 5 इसमें स्टेंजास हैं। इसमें से कितने को लिया है, तो ओनली 1 को लिया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेंजा को लिया गया है, एक पैराग्राफ को लिया गया है। ठीक है, जना गणा मना जो है पहली बार 11 दिसंबर 1911 को जो है इसको गाया गया था। सॉरी, 11 दिसंबर 1911 को जो है इसको पहली बार जो है कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसको पहली बार जो है गाया गया था 28 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो ये जो है दिसंबर में गाया गया था 28 दिसंबर को, और ये कलकत्ता का सेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था। इसको बोला जाता है कलकत्ता अधिवेशन।
ठीक है, तो क्या क्या चीजें याद रखना है? 5 स्टेंजर्स थे टोटल, इसमें 5 जो है इसमें पैराग्राफ थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक को लिया गया, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको पहली बार जो है या एक तरह से बोल सकते हो कि आपसे बोला जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन कब लिखा था, तो ये 11 दिसंबर 1911 को उसने कंपोज किया था या लिखा था। कब पहली बार गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन क्या है? कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता था आजादी के लड़ाई के टाइम में, ठीक है। तो 1911 में कलकत्ता में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था। तो इस दिन पहली बार इस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था। हालांकि उस टाइम में पूरे 5 स्टेंजर्स गाए गए थे, लेकिन बाद में जब इसको जो है राष्ट्रगान के रूप में शामिल किया गया, तब जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेंजा को जो है रखा गया, बाकी को छोड़ दिया गया, बाकी को इसमें नहीं रखा गया है, बाकी को इसमें शामिल नहीं किया गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कब जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या जो है यहाँ के जो संविधान सभा के द्वारा जो है इसको नेशनल एंथम के रूप में अंगीकार किया गया, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो याद रखना है कि 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को जिसको इसको जो है नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया। ठीक है, अडॉप्ट किया गया इसको राष्ट्रीय गान के रूप में। तो राष्ट्रगान के रूप में कब इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, पूछेगा क्वेश्चन, तो याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। अब देखो, आपके पूरे सिलेबस में करंट अफेयर्स है, आपसे में भी पूछ सकता है कि ये 24 जनवरी को अपनाया गया, तो हर साल जो है आप एक चीज को ध्यान रखना है कि 26 जनवरी तो मनाया ही जाता है ना, और हर 26 जनवरी में राष्ट्रीय गान गाया ही जाता है। तो बोला जा सकता है कि जो 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी हर साल आएगा, है ना, तो मे भी वो आपसे 26 जनवरी को रिलेट करके जो है क्वेश्चन में पूछ दे कि कब जो है इसको अपनाया गया था, जना गण मन को किस रूप में अपनाया गया था। तो देखो, दो चीजें थी, एक तो राष्ट्रीय गीत है और एक राष्ट्रीय गान है, ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग अलग चीज है, नेशनल जो एंथम है वो अलग है, तो ये राष्ट्रीय गान है, ठीक है। कोई बता सकता है नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? ये राष्ट्रीय गान है। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं। तो उन्होंने जो है लिखा था जो कि वंदे मातरम है उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो है रेशियो या उसका अनुपात क्या है? देखो, जब ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके वहां पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं सारी चीजों को आपको हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो ये चीज को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ने के टाइम में। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात क्या है? 3:5 है, 2:3 है, 2:4 है, या फिर 3:4 है? बता सकते हो? अब ये बेसिक चीजें हैं ना, और इसी को स्टैटिक जीके बोलते हैं। ये जनरल अवेयरनेस है, आप अवेयर हो कि नहीं हो अपने देश के बारे में, अपने देश की चीजों के बारे में, यही चीज कहलाता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो ये आपके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस में आता है, यहां पर कोई डीप नॉलेज आपको नहीं चाहिए। चलो, और कोई? पीडीएफ आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा यार, आपको जो सहूलियत लगेगा उसके हिसाब से आप देख लेना। यहीं पे आपको जो है हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके ऐड करने वाला हूं, तो वो दोनों चीजें मैं आप लोग के लिए है, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि थ्योरी बहुत कम है ना, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। चलो ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, 2:3 में ये रहता है, 2:3 में रहता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप ध्वज देखोगे तो ये कुछ ऐसा ध्वज है ना, तो ये जो है 3 है और ये 2 है, तो 2:3 के अनुपात में ये होता है, जो भी झंडा बनाया जाता है वो, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है ये जो हमारा झंडा है, अब इसमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये 3 कलर से मिल करके बना हुआ है ना, तो ये कलर वगैरह तो सब आप लोगों ने देखे, लेकिन एक चीज आपसे ध्यान रखना है कि इसको कब जो है अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल फ्लैग, तो ये खास बात है, adopted एज अ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब इसको स्वीकार किया गया?
तो देखो, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये कई बार जो है हम मिस कर जाते हैं, तो याद रखना है 22 जुलाई 1947 को जो है इसको वो कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस टाइम तक भारत देश आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त को आजादी मिली थी, लेकिन उसके पहले ही 22 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं, जो कि संविधान बनाने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो उस सभा के द्वारा इसको उसी टाइम से नेशनल फ्लैग के रूप में स्वीकार कर लिया गया था 22 जुलाई को। तो ये खास चीज है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को, किस महीने को, या किस सन में जो है नेशनल फ्लैग के रूप में जो है अपनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में मैंने हर चीज को इसमें शामिल किया है ना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में या फिर कॉन्स्टी के बारे में नहीं, या पॉलिटी के बारे में नहीं, सब चीजों के बारे में। तो ये साइंस का क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे दिया है कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसिटेट और सोडियम बेंजोएट। पूछना ये चाह रहा है कि हमारे शरीर में जो किडनी है उसमें स्टोन किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, या क्या रीजन से जो है स्टोन बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पथरी की बीमारी होती है लोगों को अक्सर, तो ये पथरी क्यों बनता है, किस केमिकल की वजह से बनता है। तो इंसान के गुर्दे में, किडनी में पथरी के बनने का क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। सुना है नाम। चलो, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये इसको कभी ना कभी आप लोगों ने 10 क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जब आप ह्यूमन बॉडी पार्ट आप पढ़ते हो तो उसमें जो है ये चीज आपको मतलब पढ़ाया गया होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें अक्सर ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी किसी किसी एग्जाम में पूछते हैं, तो उसको मैं यहाँ से रखा है। चलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? चलो ठीक है। जो करेक्ट जो है होता है क्रिस्टल फॉर्म, या क्रिस्टल कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, क्रिस्टल कंपाउंड। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि उसमें जो भी हमारा किडनी है वहां पर स्टोन बन जाता है, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से वॉइस ब्रेक हो रहा था। चलो, अभी आ रही है आवाज? ओके। तो मैं क्या बता रहा था कि इंसान के किडनी में, ह्यूमन किडनी में ये जो पत्थरी है, स्टोन है, इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो क्रिस्टल टाइप से होता है, क्रिस्टल कंपाउंड कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो है धीरे धीरे यूरिया वगैरह जब इकट्ठा होते रहता है तो वहां पे कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का एक कंपाउंड बन जाता है, और वो कंपाउंड बना लेता है, स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है, और फिर पथरी की बीमारी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू। ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अपेंडिक्स की बीमारी होती है करके, और ऐसी चीजें जरूर एग्जाम वगैरह में पूछता है साइंस के सेक्शन से। ठीक है, मैंने साइंस का हालांकि एक डिटेल क्लास किया हुआ है, तो आप चाहो तो उसको देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और वो जरूर देखना है यार, चाहो तो क्या। मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ये अलग बात है कि वो उसके ज्यादातर पीडीएफ जो है आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन मैंने हिंदी में भी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और अच्छा, मैंने एक चीज बीच में बताया था यार, जिसको भी साइंस का हिंदी वाला पीडीएफ चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना करके। और कसम से किसी एक ने भी मुझे मैसेज नहीं किया, किसी को नहीं चाहिए वो हिंदी में। पता नहीं क्यों नहीं चाहिए। शुरू में सब बोल रहे थे कि मुझे हिंदी में पीडीएफ चाहिए करके, उसके बाद किसी ने वापस मुझे उस चीज के लिए बोला ही नहीं। तो खैर, वो आपके ऊपर है। मैं बता रहा हूँ साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल उसको देखना। किसने किया था यार? मुझे नहीं पता। डेविल बॉय आपने अगर किया होगा मैसेज तो मुझे आइडिया नहीं है।
क्योंकि मुझे सिंगल भी मैसेज नहीं आया था जिस दिन मैंने बोला था। हाँ, उसके पहले आप लोगों ने किया होगा वो अलग बात है, उसके बाद से मुझे मैसेज नहीं आया था किसी का। और अगर मैंने नहीं भेजा तो एक बार रिकॉल करना चाहिए था यार, मुझे एक बार फिर से बता देते तो मैं शायद भेज देता। तो शायद मुझे याद है किसी एक का मैसेज आया था, लेकिन वो मेरे बोलने से बहुत पहले किसी का मैसेज आया था, साइंस का चाहिए करके। खैर, जिसको भी चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। उसका साइंस का मेरे पास पड़ा हुआ है, वो हिंदी में है, सारा का सारा चीज हिंदी में है और प्योर हिंदी में है, उसमें इंग्लिश इंग्लिश कुछ है नहीं। चलो, यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मानव के शरीर में, इंसानी शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जो है जुड़ा रहता है। अपेंडिक्स का नाम तो जरूर सुना है, लेकिन ये किससे जुड़ा रहता है ये पूछ रहा है। और क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, क्या वो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, पित्त मूत्राशय से जुड़ा होता है जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, या फिर स्टमक से जुड़ा रहता है जिसको हम अमाशय बोलते हैं। तो ये जो है किससे जुड़ा रहता है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो अपेंडिक्स है वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत से जुड़ा होता है अपेंडिक्स। अगर उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है और एक सिकम करके वहां पर पाउच बना रहता है, और उसकी वजह से जो है एक तरह का ब्लाइंड एंडेड जो है एक वो होता है। अपेंडिक्स बेसिकली है क्या, एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है ये, है ना। मतलब कि एक अंधा नली टाइप से जो है एक ट्यूब है, और ये जुड़ा रहता है आपके बड़ी आंत से, लार्ज इंटेस्टाइन से। देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज है, और कहाँ पे है यार आपका, ये जो है ये जो बड़ा ट्यूब दिख रहा है ना, ये ट्यूब है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा एक छोटा सा पाइप टाइप से आपको दिख रहा होगा, तो यही बेसिकली क्या है, आपका अपेंडिक्स है। तो अच्छा, इस इमेज को रखने का मतलब यह है कि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनता है, और आपको ध्यान में रखना है क्या चीज किससे जुड़ा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि अपेंडिक्स किससे जुड़ा रहता है, तो ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है, एक चीज हो गया, है ना। और इसी बड़ी आंत में ही जो है कोलोन होता है, और इस कोलोन की वजह से कई बारी अलग अलग लोगों को जो है कोलोन कैंसर होता है। जैसे एक फेमस केस की अगर हम बात करें, तो रिसेंटली इरफान खान जो एक्टर थे, महान एक्टर थे, बल्कि आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, पिक्चर देखी होंगी उनकी, उनको ये कैंसर हुआ था, कोलोन कैंसर। तो बहुत सारे लोग को इसकी वजह से जो है कैंसर होता है। दिक्कत ये है कि ये इसका इलाज बहुत आसान है, मतलब कि ये सबसे क्यूरेबल जो है कैंसर का फॉर्म है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता। और जब पता नहीं चलता और जब उस स्टेज में पता चलता है जहां पर कोई हो नहीं सकता, तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये अक्सर ये बीमारी क्रिएट करता है, क्योंकि हमको इसके बारे में कोई केयर होती नहीं है, ये अंदर की चीज है, हमें पता ही नहीं है। तो ये कोलोन भी क्या है आपका, इसी का पार्ट है आपके बड़ी आंत का। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो छोटे छोटे नलियां दिख रही हैं अंदर में, ये क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा होता है, एक होता है ये, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछता है इलियम के बारे में, कि बताइए इलियम छोटी आंत का हिस्सा है या बड़ी आंत का हिस्सा है। तो याद रखना है, इलियम जो है छोटी आंत का हिस्सा है, ठीक है। हालांकि ये जो है ड्यूडेनम और जैजुनम, ये दो चीजें और है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से या छोटी आंत से जो है जुड़ा रहता है। लेकिन अक्सर एग्जाम में ये इलियम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इलियम किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना है, इलियम जुड़ा हुआ है छोटी आंत से, और अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है बड़ी आंत से। कोलोन होता है आपके बड़ी आंत का ही हिस्सा। चलो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कर्वी। बचपन में आप लोगों ने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, स्कर्वी किसकी वजह से होता है करके, है ना। कौन से विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी, जिसको हम ब्लीडिंग ऑफ गम्स कहते हैं, मसूड़ों वगैरह में जो है खून आता है ना। तो ये जो स्कर्वी है वो किस विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से होता है, किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। सब लोग बता सकते हो इसका आंसर, विटामिन के है, विटामिन B2 है, विटामिन सी है, विटामिन ए है। किसकी वजह से होता है, किस विटामिन की कमी की वजह से जो है स्कर्वी का रोग होता है, स्कर्वी की बीमारी होती है। चलो बताओ यार, तुक्का ही मारो, जो समझ में आता है वो बताओ मुझे।
चलो, काफी लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। देखो, स्कर्वी सी, स्कर्वी सी करके साउंड जो है ज्यादा आ रहा है, तो जहां पर भी ऐसा साउंड है ना स्कर्वी, तो विटामिन सी याद रखना है। विटामिन सी की कमी की वजह से होता है स्कर्वी का रोग। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आपके मसूड़ों से, आपके गम से जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये मसूड़ों से खून बहने वाली बीमारी विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है। तो स्कर्वी को सी से रिलेट करके थोड़ा सा याद रखना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछता है। देखो, हमारे यहाँ चार वेदे हुए हैं, चार वेद हुए हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें से कौन सा वेद है जिसमें जादुई मंत्रों के बारे में बात की गई है? ठीक है, या जादुई आकर्षण इसको कहा जाता है। तो जादू से रिलेटेड जितने भी मैजिकल चार्म्स है या मैजिकल चैंट्स है या स्पेल्स है, इनके बारे में जो है जिस वेद में कहा गया है उसका नाम है अथर्ववेद, ठीक है। तो ये अथर्ववेद में क्या चीजों को मेंशन किया गया है? चारों वेद में मैजिकल चार्म्स के बारे में, जादुई मंत्रों के बारे में बात की गई है अथर्ववेद में, ठीक है। अच्छा, याद रखना है जितने भी प्रेयर्स वगैरह है, जो स्तुतियां हुई हैं, वो सब ऋग्वेद में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ऋग्वेदों में जो है, ऋग्वेद में जो है स्तुतियों के बारे में बताया गया है। जो भी म्यूजिकल वो है, म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में, वो सब जो है सामवेद में जो है इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है यजुर्वेद में भी जो है बहुत सारे जो है मंत्रों के बारे में बताया गया है, लेकिन वो मंत्र है जिसमें बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक तरह से, एक सेकेंड ना, चार्जर लगा लो। अरे यार, चार्जर को बीच पे छोड़ दिया। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। चलो, हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? ठीक है, चारों का उसी में, अच्छा, चारों को इसी को बोल रहे हो ना, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे, ऋग्वेद का जो है जितने भी प्रेयर्स है, जो भगवान देवता वगैरह होते थे उनके बारे में, देवता वगैरह जो होते हैं उनके बारे में जो है प्रेयर्स, उनके स्तुति, उनकी आराधना जो करना है, वो सब ऋग्वेद में बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है सामवेद में संगीतों के बारे में बात की गई, जितने भी संगीत से रिलेटेड जो प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स है, वो सब इसमें आता है सामवेद में। और अथर्ववेद में जैसा कि मैंने कहा, जो भी मैजिकल रिचुअल्स, मैजिकल जो चैंट्स वगैरह होते हैं, मंत्रोच्चार जो होते हैं, उनके बारे में इसमें कहा गया है। जादू टोना करके आप याद रख सकते हो, जो भी जादू टोना वाला है वो सब इसमें है। रही बात यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में जो हमारे जो रिचुअल्स होते हैं या जो हमारे पूजा पाठ हैं, वो सब इसमें आता है, ठीक है। पूजा पाठ हो गया, इसमें जो हवन वगैरह होता है वो सब इसमें आता है ना। इसके अलावा जो है ये सब जो चीजें हैं, हवन, पूजा पाठ, रीति रिवाज, इनके बारे में जो है बात की गई है, हमारे कल्चर, रीति रिवाजों के बारे में इसमें बात की गई है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको, मैजिकल चार्म्स के बारे में यहाँ पे बोला है, हो सकता है आपको म्यूजिक के बारे में पूछ दे, हो सकता है आपको रीति रिवाज या हवन वगैरह के बारे में पूछ दे, या भगवान के प्रेयर या प्रार्थना के बारे में पूछ दे। तो इनको आपको चारों वेदों का याद रखना है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज। अब जो है ये वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये भी पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। तो याद रखना है, जो पश्चिम बंगाल में, भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है, वही जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है माना जाता है। तो याद रखना है, ऑप्शन ए जो है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये जो है भारत का भी और दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कहलाता है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया में जो है ये पड़ता है।
और ये डेल्टा जो है बंगाल में, या फिर बोलना चाहिए वेस्ट बंगाल में जो है, ये है पश्चिम बंगाल में ये विद्यमान है। ठीक है, आप देख सकते हो एक इस तरह का जो है यहाँ पे एक जियोग्राफिकल शेप है। अब बहुत सारी नदियां जहां पे आती हैं, तो क्या होता है कि नदियां जो है किसी न किसी बड़े नदी से या फिर किसी सागर से या फिर किसी बड़े जो है समुद्र से मिलती है। जहां पर ये मिलने वाली हुई है उस बीच में जो है वो धाराओं में बढ़ जाती है, और अलग अलग धाराओं में बढ़ने की वजह से अलग अलग लेवल जो बेसिकली है इसको हम जो है इसी को बोलते हैं। अब ये जो वेस्ट है कहलाता है। अभी आ रही है आवाज? हाँ देखो यार, आवाज का मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। मौसम इतना खराब है पिछले कुछ दिनों से कि ये होगा ही होगा, हर जगह का यही हाल है अभी फिलहाल। खैर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो डेल्टा होता क्या चीज है कि एक तरह से बोलना चाहिए कि नदी जहां जहां से गुजरती है तो वो अपने मुहाने पे जाती है। मुहाना का कौन सा जगह है, वहां पे उस जगह को मुहाना बोलते हैं जहां पे एक नदी बड़ी नदी में जाकर के गिर जाती है या बह जाती है उसके साथ में, या फिर आप ये बोल सकते हो कि बड़े सागर में जाकर के वो मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर ये मिलती है बड़ी नदी से, वहीं पे वो बहुत छोटे छोटे अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे जो ठोस पदार्थ हैं या कंकड़ है या छोटे छोटे पत्थर है उसका जमाव हो जाता है। तो वो क्षेत्र थोड़ा सा अलग सा दिखाई देने लगता है, उसको हम जो है डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो जहां पे मिलने वाली है वहां पर बहुत सारे जो है अलग अलग चैनल बन जाता है, और जहां पे पत्थर वगैरह छोटे छोटे गिट्टी मिट्टी इस तरह की चीजें वहां पे गाद के तौर पे जो है जमा हो जाने लगती है, और उसी बेसिकली एक नए तरह का जो है लैंड का निर्माण होता है, नए तरह की भूमि का निर्माण होता है, जिसको हम डेल्टा भूमि या डेल्टा जो है एरिया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा डेल्टा एरिया जो है सुंदरबन में है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लैंक है, इज सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग बॉडी। आपसे बोल रहा है कि कौन सा इसमें से वो यूनिट है या कौन सा यहाँ पे वो है, वेलोसिटी है या मोमेंटम है या टार्क है या वेलोसिटी है जो कि हर पॉइंट पे हर बिंदु पे जो है सेम रहता है, समान रहता है। पहला यहाँ पे रैखिक वेग जो कि लिनियर वेलोसिटी होता है, जो कि एक लाइन में वेलोसिटी है ना। मैंने अभी आप लोग को डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इसके बारे में समझाया था, तो आसानी से आपको पता होगा वेग क्या होता है। ये चीज तो लिनियर वेलोसिटी जो एक लाइन में चल रहा है। इसके अलावा जो है मोमेंटम, एक ही गति में जो है स्पीड में है या एक ही लाइन में जो है स्पीड में है, या जिसको हम रैखिक गति बोलते हैं। इसके अलावा एंगुलर टार्क, तो एंगुलर टार्क है। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि वो कौन सा चीज है या कौन सा वैल्यू है जो कि हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। तो एक्चुअल में ये जो कोणीय वेग है एंगुलर वेलोसिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो कोणीय वेग क्या है। वेग तो सबको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एक जो है सर्कल में बोलना चाहिए या एंगल में जो है इस तरह से, क्योंकि हर एक साथ में जो है एक एंगल बना हुआ है। आप देखोगे कि हर पॉइंट पे जो है इसमें एंगुलर जो सर्कुलर जो मोमेंटम होता है उसमें हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई जो है एंगल बनता है, तो इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हर पॉइंट में टाइम के साथ में जो इसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अगर एक ही पॉइंट से ये सर्कल को बनाया गया है तो वो हर एक पॉइंट पे जो है सेम रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं, है ना। लेकिन ये जो टॉर्क है ये बदल जाएगा, भले एंगुलर है लेकिन टॉर्क हर पॉइंट पे बदल सकता है। रेखीय गति हर एक पॉइंट पर जाकर के चेंज हो सकता है, रेखीय वेग भी हर पॉइंट पे जाकर के चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होता, हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कौन सा वो पॉइंट है जो कि कौन सा वो वैल्यू है जो कि हर पॉइंट पे सेम रहता है। इसको मैंने आप लोग को साइंस वाले क्लास में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिजिक्स वाला सेक्शन है ये। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्ब्लेम, यहाँ पे स्टेट एम्ब्लेम नहीं, यहाँ पे नेशनल एम्ब्लेम आएगा। राष्ट्रीय चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह।
ठीक है, तो द वर्ड सत्यमेव जयते इन द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से अडॉप्ट किया गया है? इसमें पहला है मुंडक उपनिषद, दूसरा है ब्रह्म उपनिषद, मुद्गला उपनिषद या मैत्रेयी उपनिषद। तो ये भी क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे उपनिषद हैं हमारे मतलब कि देश में पहले से उपनिषदों की रचना हुई थी। तो उन उपनिषद में से कौन सा उपनिषद है जहां से ये सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो है इसको यूज किया गया है। सत्यमेव जयते जो है लिखा रहता है, जो आप लोगों ने अशोक स्तंभ देखा होगा उसके नीचे में, है ना। तो ये सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, मुंडक उपनिषद से जो है इसको लिया गया है। इंडियन स्क्रिप्चर है मुंडक उपनिषद, इसको जो है लिया गया है। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछता है कि ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कब जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकार किया गया है? जैसे कि नेशनल एंथम के बारे में मैंने बताया, नेशनल फ्लैग के बारे में बताया, उसी तरह से ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको 26 जनवरी को ही जो है इसको अडॉप्ट किया गया। जिस दिन राष्ट्र हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन जो है इसके जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि इसको लिया गया है वैदिक टेक्स्ट उपनिषद से, जिसको हम मुंडक उपनिषद के नाम से जानते हैं। एक और खास बात यह है कि हर जो उपनिषद होता है वो किसी न किसी वेद का पार्ट होता है। तो एक्चुअल में जो है ये अथर्व वेद का ही पार्ट है। ये जो मुंडक उपनिषद है वो अभी मैंने बताया था अथर्व वेद, जिसमें मैजिकल चैंट्स वगैरह होता है, उसमें से ही उसी का ही एक पार्ट है मुंडक उपनिषद, है ना। तो वहां से उठाया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द गोवर्धन मठ लोकेटेड? इसमें से कौन सा स्थान है जहां से गोवर्धन मठ जो है आता है, या गोवर्धन मठ कहां पर लोकेटेड है, किस जगह पे विद्यमान है गोवर्धन मठ? अब एक चीज याद रखना है यार कि मठ का मतलब यहाँ पे शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 इन्होंने मठ बनवाए थे। बेसिकली ये मठ क्या है, एक तरह का एजुकेशन सेंटर है ये। तो ये एजुकेशन सेंटर के तौर पे इसको आदि शंकराचार्य ने जो है इसको बनवाया था। ठीक है, अब आदि शंकराचार्य ने इसको एजुकेशन सेंटर के तौर पे बनवाया था, लेकिन आज के डेट में ये एक धार्मिक स्थल है। ये सब के सब जो है हमारे धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेस है। अब इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा 4 धाम की यात्रा बोलते हैं। पता नहीं आप लोग के साइड बोलते हैं नहीं, मेरे साइड में लोग जो है जैसे ही आदमी 50 साल का होता है तो लोग बोलते हैं अब 4 धाम की यात्रा के लिए निकल जाओ, अब उम्र हो गया करके, है ना। तो वो इंसान का अंतिम लक्ष्य होता है चारों धाम की यात्रा करना, और ये चारों धाम बेसिकली इसी चारों मठ के बारे में बात करता है। तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे है गोवर्धन मठ जो है कहाँ पे है, तो याद रखना है पुरी में है गोवर्धन मठ। ठीक है, पुरी मतलब उड़ीसा में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना, 4 धाम की यात्रा में जो है 4 साइड को जो है, ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो अगर हम बात करें कि ये जो पुरी है या पुरी का जो गोवर्धन मठ है, ये आपके इस साइड में है ना, पूर्व के साइड में है। इसके अलावा जो है शारदा मठ है, जो कि एक तो ज्योतिर्मठ है जो कि उत्तराखंड में है, तो इसको जो है पहले याद रख लेना, ज्योतिर्मठ। ठीक है, इसके अलावा जो है पुरी का जो है आपका ये गोवर्धन मठ। इसके अलावा रामेश्वरम में है यहाँ पर श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ। और यहाँ पे है गुजरात में है एक शारदा मठ। तो आप देख सकते हो चारों दिशाओं में 4 अलग अलग जो है मठों का निर्माण जो है या स्थापना जो है शंकराचार्य ने किया था। तो ये जो श्रृंगेरी मठ है ये रामेश्वरम में है। ठीक है, इसको मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे यहाँ पे पूछा है गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है, तो वो जगह का या लोकेशन का नाम भी आपको याद रखना है। तो श्रृंगेरी मठ है
भारत के दक्षिण में, मतलब कि रामेश्वरम में है ये। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक। चलो, इसके अलावा गोवर्धन मठ आपका पुरी में है, तो पुरी उड़ीसा। शारदा मठ की बात करें तो ये द्वारका करके जगह है, द्वारका धाम में। इसको द्वारका धाम के नाम से ही फेमस है ना, ये द्वारका धाम गुजरात। और रही बात ये जो ज्योतिर्मठ है, ये बद्रीनाथ के उसमें जो है फेमस है, बद्रीनाथ के नाम से, बद्रीनाथ धाम बोला जाता है इसको। तो ये उत्तराखंड में है। चलो, तो समझ में आ गया साउथ वाला कहाँ है। ये रामेश्वरम में है यार, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में है, कर्नाटक में। ठीक है, उत्तर वाला है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, पूर्व वाला है पुरी उड़ीसा में, पश्चिम वाला है द्वारका धाम गुजरात में, और यहाँ पे रामेश्वरम धाम है जो कि कर्नाटक में है, श्रृंगेरी मठ में। तो आप देख सकते हो कि धाम के नाम से ज्यादा जो है फेमस है ये। बद्रीनाथ धाम बोला जाता है, पुरी धाम बोला जाता है इसको, इसको द्वारका धाम बोलते हैं, और इसको रामेश्वरम धाम बोल सकते हैं। तो आपको चारों दिशाओं में, जब चारों मठ में आप जाओगे, तो आपको 4 धाम की यात्रा करनी पड़ेगी, और 4 धाम की यात्रा आपके जीवन को सफल बना देगी, ये मान्यता है, स्पेशली हिंदू रिलीजन की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ, पुरी धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारका धाम, याद रखना है ना। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पुरी से रिलेटेड पूछा, मे बी शारदा मठ से पूछ दे, है ना। तो शारदा मठ कहाँ है करके भी पूछ सकता है, किस दिशा में है करके भी पूछ सकता है, किस राज्य में है करके पूछ सकता है ना। और या फिर आपसे ये भी बोल सकता है कि भारत के 4 प्रमुख मठ कौन कौन से हैं। तो आपको बेसिकली ऐसे एक साथ दे देगा, बद्रीनाथ मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ऐसा करके एक ग्रुप बना के दे देगा। दूसरे में कुछ और मठ, क्योंकि बहुत सारे और मठ भी बने हुए हैं ना, लेकिन प्रमुख मठ ये 4 ही हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। ये जो एंटोमोलॉजी है, ये कौन से विज्ञान की कौन सी शाखा है, साइंस की कौन सी शाखा है। ऑप्शन है यहाँ पे बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्यों के बिहेवियर के बारे में बात करता है। ये जो है इंसेक्ट्स के बारे में बात करता है, कीड़े मकोड़ों की बात करता है। तीसरा है द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स। इसका मतलब ये है कि जो हिस्ट्री के टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म्स है, उसके ओरिजिन के बारे में बात करता है, कि ये जो तकनीकी इतिहास है ये कहाँ से आया है, या फिर जो हमारा साइंटिफिक कहाँ से आया है, उसके ओरिजिन के बारे में बात करता है। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का फॉर्मेशन कैसा होता है, चट्टानों की संरचना कैसे होती है, उसके बारे में बात करता है। ये जो क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी, ये डिपार्टमेंट है आपका साइंस के, जूलॉजी का ही एक वो है, बोलना चाहिए कि उसका एक हिस्सा है। और जूलॉजी में एक हिस्सा होता है इंसेक्ट का सेक्शन, तो उसी को एंटोमोलॉजी बोला जाता है, जिसमें कीड़े मकोड़ों के बारे में बात होती है, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ाई होती है इसमें। तो एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाई हो रही है, कीड़े मकोड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। गैलीलियो वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु डेवलप्ड द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की उसने वो की विकास किया। किसके बारे में बात करी, गैलीलियो। बचपन में जरूर इनका नाम सुने होंगे आप लोगों ने, है ना। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया। डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर। जो जुपिटर है उसका जो है 4 अलग अलग उपग्रहों की खोज की इसने, दूसरी बात बोल रहे हैं। तीसरा है यहाँ पे, डिस्कवर्ड दैट द मोमेंटम ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूस्ड अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो पेंडुलम होता है ना, जो एक साइड से इस साइड में जाता है, एक पर्टिकुलर रेगुलर जो एंगल बनाते हुए, और पर्टिकुलर एक रेगुलर टाइम में जो है अपना ये टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है, और अपने पाथ को जो है रिपीट करता है। तो ये तीनों चीजों के बारे में बात की गई है, क्या करके ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, बता सकते हो, सुना है आप लोगों ने साइंस में अगर पढ़ा हो तो। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। उसने टेलीस्कोप की मतलब की स्थापना की, या टेलीस्कोप की जो है उसने निर्माण किया था। उसने 4 अलग अलग उपग्रहों की खोज की थी जुपिटर की।
इसके अलावा जो है उसने ये जो पेंडुलम है उसका मतलब कि वो क्या डिस्कवरी किया था, खोज किया था। तो पेंडुलम उसने खोजा, टेलीस्कोप उसने खोजा, और जुपिटर के उपग्रह उसने खोजा। किसने? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने ये सारे काम किए थे। तो ऑप्शन 4 जो है, डी जो है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? कौन कौन से क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है? ये स्टैटिक जीके का बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जिसको हम चिकित्सा के क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा लिटरेचर मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में, पीस मतलब शांति के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। चलो, बेसिकली जो है ये जो नोबेल प्राइज है वो हर क्षेत्र में जो है इसको दिया जाता है। मतलब कि हर क्षेत्र का मतलब ये जितने भी ऑप्शन में अवेलेबल है, फिजिक्स में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, फिजियोलॉजी में भी, जिसको हम मेडिसिन के नाम से ज्यादा जानते हैं, पॉपुलर नाम है, साहित्य में भी, शांति में भी, अर्थशास्त्र में भी। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सारे क्षेत्रों में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, नोबेल प्राइज। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य के रोशनी में इंसान को डेली रहना चाहिए कम से कम आधे घंटे तक, है ना। सनलाइट को एक्सपोज करना चाहिए, अपने बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए सनलाइट में। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हेल्थ बेनिफिट देता है। लेकिन हेल्थ बेनिफिट देता क्यों है, उसका रीजन पूछा है। पहला बोल रहा है कि इंफ्रारेड लाइट जो होता है, जो कि सनलाइट में होता है, इंफ्रारेड लाइट, वो इंफ्रारेड लाइट हमारे शरीर के बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए हमें हेल्थ बेनिफिट होता है। दूसरा बोल रहा है रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज, हमारे जो है पावर को मतलब कि पावर का जो प्रतिरोध पावर है उसको इंक्रीज करता है, प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको इंक्रीज करता है। तीसरा बोल रहा है पिगमेंट सेल्स, जो कि डेड सेल जो होते हैं हमारे शरीर के, जो डेड स्किन होते हैं, उसको जो है स्टिमुलेट करता है, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, और उसकी वजह से जो है हमें हेल्दी टैन मिलता है। या फिर चौथा बोल रहा है द अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। अल्ट्रा वायलेट रे जो पराबैंगनी विकिरण होता है वो हमारे स्किन में जो ऑयल जनरेट होता है उसको विटामिन डी में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको याद होगा, हम लोगों ने बचपन से ये चीज सुना है, पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश में होता है विटामिन डी, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ना। तो ये यही एक चीज है जिसकी वजह से जो है हमें सनलाइट को एक्सपोज करना चाहिए, अपने बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए सनलाइट में। वो क्या करता है सनलाइट में? एक अल्ट्रावायलेट किरण होता है, पराबैंगनी विकिरण होता है। ये हमारे बॉडी में जो भी स्किन ऑयल होता है, बॉडी का जो भी वसा होता है, उसको ये विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। और विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है, ओवरऑल हमारे हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाता है, बेनिफिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, तो यही रीजन है जिसकी वजह से हमें सनलाइट को एक्सपोज करना चाहिए हमारे बॉडी को। समझ में आ गया? अब ये सारी चीजें भी होता है ना, इसमें याद रखना है। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में जो सबसे करेक्ट आंसर है उसको लेता है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है, सनलाइट बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन वो एग्जैक्ट रीजन नहीं है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ को बेनिफिट मिले, है ना। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो इतना इंप्रूव नहीं कर सकता, करता जरूर है लेकिन उतना इंप्रूव नहीं कर सकता कि हमारे हेल्थ को उतना डायरेक्टली जो है उसमें से बेनिफिट मिले। इवन जो है हमारे डेड सेल को जो है ये स्टिमुलेट करता नहीं है, क्योंकि डेड सेल ऑलरेडी जो है हमारे पिगमेंटेड होता है। तो एक ही जो आंसर है वो करेक्ट है ऑप्शन में, जो कि है डी। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज नोन एज। पहला है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए जाना जाता है, एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। रानीगंज एक जगह है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, एल्युमिनियम के लिए फेमस है, या फिर ये यूरेनियम के लिए फेमस है?
तो खैर आप लोगों ने सुना ही होगा, रानीगंज एक कोलफील्ड एरिया है। कोलफील्ड एरिया, दैट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन बी है, कोयले के लिए ये फेमस है। खासतौर पर आप लोगों ने नाम सुना होगा आसनसोल, इसी क्षेत्र में पड़ता है, आसनसोल दुर्गापुर वाला जो एरिया है वो बल्कि जो वाले कोलफील्ड एरिया ही आता है। चलो अभी आ रही है आवाज? ठीक है, मैं बात कर रहा था रानीगंज कोलफील्ड एरिया। तो रानीगंज जो कोलफील्ड एरिया है वेस्ट बंगाल में, जो आसनसोल और दुर्गापुर वाला क्षेत्र है, उस कोलफील्ड एरिया के अंदर में ये आसनसोल और दुर्गापुर क्षेत्र आता है, जहां पे कोयले के खाने हैं, है ना। तो ये कोयला के लिए फेमस है रानीगंज कोलफील्ड एरिया, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इसको। तो एक चीज याद रखना है, मतलब कि यहाँ पर आपको समझना है कि अचानक गाड़ी चलती है, मतलब कि गाड़ी रुकती है, सॉरी। तो जो भी पैसेंजर होता है या जो भी पर्सन होता है, वो आगे की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, झुक जाता है वो, है ना। फॉरवर्ड की तरफ जो है थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये क्यों होता है? अभी केंद्रीय बल की वजह से, विराम का जड़त्व की वजह से, गति का जड़त्व की वजह से, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? चलो इसका तो आंसर आप लोग को पता ही होगा। अचानक गाड़ी के रुकने पर जो भी पैसेंजर है वो किस वजह से जो है आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है? चलो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी, जो है इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, या फिर गति का जड़त्व बोला जाता है। तो बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो मोशन में है, क्योंकि गाड़ी चल रही है। अब अचानक से जब गाड़ी रुक जाती है तो हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो अचानक से मतलब कि मूव करना बंद हो जाता है, और हमारा जो शरीर का सामने वाला हिस्सा है वो उस मोशन के फ्लो की वजह से जो है आगे की तरफ जो है झुक जाती है। तो ये रुकने की वजह से, इसी को बोला जाता है गति का जड़त्व, या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में जो है जड़त्व आ जा रहा है, मतलब कि आप पहले तो मोशन में थे, मतलब कि मूव कर रहे थे पहले, अब अचानक से जब आप रुक जाओगे तो इसकी वजह से जो है आप आगे की तरफ झुकोगे। तो इसको याद रखना है बस, कि अचानक से रुक रहा है मतलब गति का जड़त्व, गति में जड़त्व आ जा रहा है। जड़त्व का मतलब है रुक जाना, कोई चीज पकड़ लेना, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको हिंट के तरीके से याद रख सकते हो। आसान है लेकिन कई बार कंफ्यूज जाते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे, बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो रिसेंटली जो है न्यूज में, मतलब कि कई जगह जो है ये चीज आया था। अब ये जो बांधवगढ़ जो फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है, ये कौन से जगह में है, यही आपको बस बताना है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर कर्नाटका में है? ठीक है, तो ये पिछले साल जो है न्यूज में इसलिए था क्योंकि उस पिछले साल नहीं यार, 1-2 साल पहले की बात है। हालांकि कई बार जो है इस तरह से चीजें जो है रिलेट करके पूछता है करंट अफेयर से। तो ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बहुत सारे जो है आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, जो कि सेकेंड सेंचुरी और 5th सेंचुरी के आसपास की चीजें हैं, जो एविडेंसेस हैं उस टाइप के एरा के बारे में जानकारी के लिए, है ना। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ से मिला है। तो बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक एरिया है, जंगल वाला एरिया है, जो कि रिजर्व एरिया है ना। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से नदी के घाटी पर या तट पे जो है ये जो द्वारकाधीश मंदिर है, ये फेमस है ना, गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर जो है बहुत फेमस मंदिर है। ये कौन से नदी के तट पे है? नर्मदा नदी के तट पे, ताप्ती नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पे, या फिर लूनी नदी के तट पे?
नहीं, नर्मदा नदी नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी। याद रखना है, ये जो गोमती नदी है ये गुजरात के प्रमुख नदियों में से एक है, और इस नदी के तट पे ही लोकेटेड है आपका जो द्वारकाधीश मंदिर है वो। ठीक है, तो गुजरात का जो द्वारकाधीश मंदिर है वो इसी जगह पे है। ये जो द्वारकाधीश मंदिर है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है त्रिलोक सुंदर। मतलब कि जो तीनों लोकों में सुंदर है, तीनों लोकों से सुंदर है, ऐसा मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। तो ये है गुजरात के गोमती नदी के तट पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन है, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसको भी मैंने साइंस वाले सेक्शन में कवर किया है और इसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है उस टाइम का। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। मैं इसका सीधा सीधा लिस्ट आप लोग को दे दे रहा हूं। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस में जो है, एक तो आता है आपका जल वाष्प जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मिथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। एक है ओजोन, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है ना। इसके अलावा जो है सीएफसी बोला जाता है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये तमाम जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार हैं। बचता है आपका हाइड्रोजन जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाँ, फ्रीज में होता है सीएफसी गैस जो है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए जो है हमारा हानिकारक होता है, जितने भी ये गैसेस हैं वो। और स्पेशली जो है ओजोन डिप्लेशन के लिए भी जिम्मेदार है। और जानकर हैरानी होगी कि ओजोन भी अपने आप में ओजोन डिप्लेशन के लिए जो है जिम्मेदार है। तो ये सब चीजें जो गैसेस हैं ये सब ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादातर जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ओजोन डिप्लेशन के लिए जो है ये जिम्मेवार होता है। तो इन सब चीजों के लिए जो है ये लिस्ट को याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अभी आपको ये चीज है कि नहीं है पूछा है, हो सकता है इसमें से पूछ दे कि कौन सा है करके। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज सेटअप बाई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, स्थापित की गई थी। तो याद रखना है, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ये आपके जो आप लोगों ने सुना होगा इसके नाम में सुभाष चंद्र बोस का जब भी नाम आता है तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नाम आता है ना। या आजाद हिंद फौज का नाम आता है। तो बेसिकली जो आजाद हिंद फौज जो बना था वो इसके पहले, मतलब कि वो इंडियन नेशनल लीग के रूप में था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का था। तो इसको एक्चुअल में जो है ऑप्शन में कई बार जो है सुभाष चंद्र बोस भी रहता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बल्कि रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो रास बिहारी बोस ने जो है उस टाइम में जो है जापान में 1942 के टाइम में जो है इसको बनाया था इस लीग को, 1942 में। कहा? टोक्यो में, जापान में। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस जापान गए तो वहां पर जो है उन्होंने लीड किया और बाद में जो है एक आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की। तो आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है एक ही चीज का रूप है समझो। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में बनाया गया था। 1942 में भारत में क्या चल रहा था, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो उसी के तहत जो है इसको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशनल रिलीजन कॉल्ड दीने इलाही वॉज प्रोमोगुलेटेड बाई। किसके द्वारा अपना मतलब कि शुरुआत किया गया था दीने इलाही की।
एक्चुअल में ये जो दीन इलाही है, ये एक तरह का रिलीजन है, एक तरह का धर्म है ये। तो ये जो धर्म है वो किसके द्वारा चलाया गया था राष्ट्रीय धर्म के रूप में दिल इलाही को? तो अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा? ये क्वेश्चन भी पता नहीं अनगिनत अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन से। चलो, अकबर के द्वारा ये चलाया गया था दीन इलाही को। और दीन इलाही बेसिकली जो है अलग अलग धर्म जितने भी थे, हिंदू धर्म, इवन जो है आपके जो सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उन सभी के जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको मिला करके एक नया धर्म बनाया गया था। और अकबर ने ये काम किया था, है ना। तो अकबर ने कोशिश किया था कि एक ऐसा धर्म जो कि हर धर्म के अच्छे चीजों को उसमें शामिल किया जाए। ये अपने आप में फेल हो गया था, क्योंकि उस टाइम खास तौर पे अपने धर्म से इतना जुड़ाव उस टाइम क्या आज भी और हमेशा से रहा है। और खास करके भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, बल्कि पूरे ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे धर्म से जो एक कनेक्शन है लोगों का वो छूटता नहीं है, और वो छूटेगा भी नहीं कभी भी। तो इसलिए कोई भी इंसान अपना धर्म छोड़ करके एक नए धर्म को अपनाने में तैयार ही नहीं था, इसलिए फ्लॉप हो गया था। और ये दीन इलाही बाद में जो है इसको किसी ने नहीं अपनाया। कुल मिलाकर के कुछ गिने चुने लोगों ने ही अपनाया था, जिसमें एक बिरबल थे जो अकबर के साथी थे, आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा। तो बिरबल ने इसको अपनाया था, कुछ और लोग थे जिन्होंने इसको अपनाया था। तो गिने चुने लोगों ने ही इसको अपनाया, बाकी किसी ने इसको अपनाया नहीं था। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही।